सोचिए और अमीर बनिए। अध्याय 8। निर्णय टाल मटोल की आदत पर महारत। धनवान होने की तरह 7वां कदम। विफलता के अनुभव के साथ 25,000 से अधिक पुरुष और महिलाओं के सटीक विश्लेषण ने इस तथ्य का खुलासा किया है कि निर्णय की कमी विफलता के 30 प्रमुख कारणों की सूची में सबसे ऊपर थी। ये केवल बयान ही नहीं, एक तथ्य है विलंब निर्णय के विपरीत, जो एक आम दुश्मन है जिसे व्यवहारिक रूप से हर आदमी को जीत लेना चाहिए। जब आप इस किताब को पढ़ना समाप्त कर देंगे और इसमें वर्णित सिद्धांतों को कार्यरूप देने की शुरुआत करने के लिए तैयार होंगे, आपके पास तुरंत निश्चित निर्णयों पर पहुंचने की क्षमता की जांच करने की अवसर होगा। उन कई 100 लोगों जिन्होंने $10 लाख के निशान से परे एक अच्छी मात्रा में धन संचित किया था, उनके विश्लेषण में इस तथ्य का खुलासा किया गया कि उसमें से हर एक की तत्काल निर्णय पर पहुंचने की, इस निर्णय को धीरे धीरे बदलने की आदत थी। यदि उन्हें बदलना ही होता तो जो लोग बिना किसी अपवाद के पैसा जमा करने में विफल रहते हैं, उनके निर्णयों पर धीरे धीरे पहुंचने की आदत होती है, और इन निर्णयों की जल्दी और अक्सर बदलने की भी। हेनरी फोर्ड के सबसे उत्कृष्ट गुणों में से एक उनका निर्णयों पर जल्दी और निश्चित रूप से पहुंचना और धीरे धीरे उन्हें बदलने की उनकी आदत। श्रीमान फोर्ड में यह गुण इतना स्पष्ट है कि उनमें हटी होने की प्रतिष्ठा दी है। यह वही गुण था जिसने श्रीमान फोर्ड को उनका प्रसिद्ध मॉडल टी जो कि लेने में निर्णय के लिए प्रेरित किया, जबकि उनके सभी सलाहकार और कार के कई खरीदार इसे बदलने के लिए उनसे आग्रह कर रहे थे। शायद श्रीमान फोर्ड ने परिवर्तन करने में लंबे समय की देरी कर दी, लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष है कि श्रीमान फोर्ड के निर्णय की दृढ़ता के कारण एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। मॉडल में बदलाव के जरूरी बनने से पहले इसमें कोई शक नहीं कि निश्चित निर्णय की आदत को अड़ियल रवैया ही मान लिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। यह गुण निर्णय पर पहुंचने पर सुस्ती और उसे बदलने के तीव्रता से बेहतर है। अधिकांश लोग जो अपनी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त पैसा जमा करने में विफल रहते हैं, सामान्यतः आसानी से दूसरों की राय द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। वो अपने लिए सोचने का काम अखबारों और गपशप करने वाले पड़ोसियों को करने देते हैं। राय पृथ्वी पर सबसे सस्ती वस्तुएं हैं। हर किसी के पास दूसरों को देने के लिए ढेर सारा राय है, और उन्हें स्वीकार करने वाले इसे थोप दी भी जाती है। यदि आप इन विचारों से प्रभावित हैं, जब आप निर्णय पर पहुंचते हैं तो आप किसी भी उपकरण में सफल नहीं होंगे। अपनी खुद की इच्छा को पैसे में रूपांतरित करने की बात तो दूर रही, यदि आप दूसरों के विचारों से प्रभावित हैं तो आपकी कोई भी इच्छा वैसी नहीं होगी जो आपकी है। जब आप वहाँ वर्णित सिद्धांतों का कार्यरूप तैयार कर रहे हैं तो अपने खुद के निर्णय तक पहुँचने के लिए और उसे पालन करने के लिए प्रसामदाता स्वयं बने। अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों को छोड़कर किसी पर भी भरोसा ना करें, और इस समूह के अपने चयन में बहुत अचूक रहे, ताकि आप केवल अपने उद्देश्य के साथ पूरी सहानुभूति और सामंजस्य रखने वाले लोगों को ही चुनें। करीबी दोस्त और रिश्तेदार अक्सर जाने पहचाने मजाक में अपनी राय देकर या हंसी उड़ाकर बाधा बनते हैं। हजारों पुरुष महिलाएं पूरा जीवन अपने साथ एक हीन भावना लेकर जीते हैं, क्योंकि किसी अच्छे इरादे वाले लेकिन अज्ञानी व्यक्ति ने अपनी राय देकर या आवाज के माध्यम से उनका आत्मविश्वास नष्ट कर दिया। अपना खुद का एक मस्तिष्क और मन है। इसे प्रयोग करें और अपने स्वयं के निर्णयों पर पहुंचे। यदि आपको निर्णय पर पहुंचने में सक्षम बनने के लिए अन्य लोगों के तथ्य और जानकारी की ज़रूरत है, तो शायद कई मामलों में आपकी भी होगी, तो आप अपने उद्देश्य का खुलासा किए बिना चुपचाप ज़रूरत के तथ्यों को प्राप्त करके जानकारी सुरक्षित कर लें। ऊपरी ज्ञान रखने वाले लोगों का ये स्वभाव होता है कि वे ऐसा प्रभाव जमाना चाहते हैं जैसे उनके पास बहुत ज्ञान है। ऐसे लोग आमतौर पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं और बहुत कम सुनते हैं। यदि आप शीघ्र निर्णय की आदत हासिल करना चाहते हैं तो अपने आँखों और कान खुले रखें और मुंह बंद रखें। जो लोग बहुत सी बातें करते हैं वे दूसरा कोई काम का नहीं करते हैं। यदि आप सुनने की तुलना में अधिक बात करते हैं तो आप न केवल उपयोगी ज्ञान जमा करने के कई अवसरों से वंचित रह जाते हैं, बल्कि आप उन लोगों को अपनी योजनाएं और उद्देश्यों को खुलासा भी कर देते हैं जो आपको परास्त करने के लिए बड़ी खुशी महसूस करेंगे, क्योंकि वे आपसे ईर्ष्या करते हैं। याद रखें कि जब भी आप अपना मुंह किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खोलते हैं जिसके पास ज्ञान का भंडार है,
तो आप उसको अपने ज्ञान का सटीक प्रदर्शित कर सकते हैं या इसकी कमी को प्रदर्शित कर सकते हैं। वास्तविक ज्ञान विनम्रता और चुप्पी के माध्यम से ही दिखाई पड़ता है। ये तथ्य दिमाग में रखें कि हर व्यक्ति जिससे आप जुड़ते हैं उसे भी आप जैसा ही पैसा जमा करने का अवसर तलाश रहा है। यदि आप भी स्वतंत्र रूप से अपनी योजना के बारे में बात करते हैं तो आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं किसी अन्य व्यक्ति ने आपसे पहले आपके लक्ष्य को कार्यरूप देखकर आपकी उस योजना से पछाड़ दिया है जिसके बारे में आपने मूर्खतापूर्ण तरीके से बात की थी। अपने पहले निर्णयों में से एक पर मुंह बंद रखें और आँख कान खुला रखें। इस सलाह का पालन करने के लिए एक चेतावनी के रूप में उपयोगी होगा। यदि आप बड़े अक्षरों में इस सूत्र वाक्य को लिख ले, ऐसी जगह लगा ले जहां आप इसे रोज देखें। दुनिया को बता दो तुम्हारा क्या करने का इरादा है, लेकिन पहले करके दिखाओ। यह ऐसा एक कहने के बराबर है, ये शब्द नहीं बल्कि कर्म है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक निर्णय का पर स्वतंत्रता या फिर मौत। निर्णयों का मूल्य उन्हें प्रस्तुत करने में अवश्य साहस पर निर्भर करता है। वे महान निर्णय जिन्होंने सभ्यता की नींव के रूप में कार्य किया, बहुत जोखिम उठाने पर प्राप्त किए गए थे, जिन्हें अक्सर मौत की संभावना माना जाता है। मुक्ति की अपनी प्रसिद्ध उद्घोषणा जारी करने की लिंकन का निर्णय, जिसने अमेरिका के अवशेष लोगों को आज़ादी दे दी। इस पूरी समझ के साथ उन्होंने ये कार्य किया और हजारों दोस्तों और राजनीतिक समर्थकों को उनके खिलाफ कर भी दिया। उन्हें यह भी पता था कि घोषणा का क्रियान्वयन करने का मतलब युद्ध क्षेत्रों में हजारों लोगों की मौत होगी। अंत में वे लिंकन अपने जीवन की लागत थी, उसके लिए साहस की आवश्यकता थी। सुकरात का अपने व्यक्तिगत विश्वास में समझौता करने की बजाय जहर का प्याला पीने का निर्णय एक साहस भरा फैसला था। उसने समय के 1000 साल आगे की ओर कर दिया और लोगों के विचार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जन्म अधिकार दिए। जन रॉबर्ट ई ली का संघ से अलग होने के समय दक्षिण के पक्ष में आना एक साहस भरा निर्णय था, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि इससे निश्चित रूप से दूसरों का जान जाएगी और उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। जहाँ तक अमेरिकी नागरिक का संबंध है, अभी तक का सबसे बड़ा निर्णय 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया पहुंच गया था, जब 56 लोगों ने एक दस्तावेज पर बारे में वो जानते थे कि ये अमेरिकियों के लिए स्वतंत्र लाएगा और फिर 56 लोगों में से एक को फांसी पर लटका कर छोड़ेगा। आपने उस प्रसिद्ध दस्तावेज के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद आप इसका स्पष्ट रूप से सिखाया गया व्यक्तिगत उपलब्धि का बड़ा सबक नहीं सीख पाए हैं। हम सभी को ये महत्वपूर्ण फैसले लेने की तारीख याद है, लेकिन हम में से कुछ को ही एहसास है कि इस निर्णय में कितने साहस की आवश्यकता थी। हमें अपना इतिहास याद है, क्योंकि ये सिखाया गया है कि लड़ने वाले पुरुष के नाम और दिनांक याद है। हमें वैली फोर्थ और याकटाउन याद है। हमें जॉर्ज वाशिंगटन और लॉर्ड कॉर्नवालिस याद है, लेकिन हम इन नामों, दिनांकों और स्थानों के पीछे वास्तविक शक्तियों को कम ही जानते हैं। हम उस अमूर्त शक्ति को अभी भी कम जानते हैं जिसने वाशिंगटन की सेनाओं के यॉर्कटाउन पहुंचने से पहले हमारी स्वतंत्रता सुनिश्चित कर दी थी। हम क्रांति का इतिहास पढ़ते हैं, गलत ढंग से कल्पना करते हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन हमारे देश का पिता है और यही वही था जिसने हमारी स्वतंत्रता जीती, जबकि सच यह है कि इस तथ्य के पीछे केवल एक सहायक था, क्योंकि उसकी सेना के लिए जीत लॉर्ड कॉर्नवालिस के आत्मसमर्पण करने से बहुत पहले से ही सुनिश्चित हो चुकी थी। वाशिंगटन के इतने बड़े पैमाने पर सराहना की महिमा को छीनने का इरादे में नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य उनकी जीत के असली कारण उस महान शक्ति को अधिक से अधिक आदर देना है। यह किसी त्रासदी से कम नहीं है। इतिहास के लेखक में पूरी तरीके से उस प्रबल शक्ति के थोड़े से भी संदर्भ को भूल गए जिसने पृथ्वी के सभी लोगों की किस्मत को लेकर आज़ादी के लिए नए मानक स्थापित करने के लिए राष्ट्र को जन्म और आज़ादी दी। मैं इसे त्रासदी कहता हूँ, क्योंकि यह स्वयं वही शक्ति है जो हर उस व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल की जानी चाहिए जो कठिनाई को पार करता है और जीवन की मांग गए मूल्य का भुगतान करने के लिए मजबूर करता है। संक्षेप में उन घटनाओं का समीक्षा करने पर जिसने उस शक्ति को जन्म दिया। कहानी बोल्टन में 5 मार्च 1770 को एक घटना के साथ शुरू होगी। ब्रिटिश सैनिक अपनी उपस्थिति में सड़कों पर गश्त लगाते हुए खुले तौर पर नागरिकों को धमकी दे रहे थे। औपनिवेशिक लोग अपने बीच में मार्च पर हथियारबंद लोगों से चिढ़ गए।
वे मार्च पर कर रहे सैनिकों पर पत्थर फेंककर गाली देकर खुले तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने लगे, जब तक कि कमांडिंग अधिकारी ने आदेश नहीं दिया कि सगीने ताल दो और हमला बोलो। जो शुरू हो गया था, इससे लोगों की मौत हुई और कई लोगों को चोट लगी। घटना में इस तरह का असंतोष जगाया गया कि प्रांतीय विधानसभा ने कुछ कार्यवाही करने के प्रयोजन में एक बैठक बुलाई। उन सभा में 10 सदस्य का जॉन हैंकॉक और सैमुअल एडम्स थे। उनका नाम अमर रहे। वे हिम्मत के साथ बोले और एक घोषणा कर दी कि बोस्टन में सभी ब्रिटिश सैनिकों को बेदखल करने के लिए कोई कदम उठाना जाना चाहिए। याद रखें कि 2 लोगों के दिमागों के इस निर्णय को सही तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की शुरुआत कहा जा सकता है, जिसका हम आनंद लेते हैं। ये खतरनाक था। इन 2 व्यक्तियों के निर्णय की आस्था और साहस की जरूरत थी। पहले सभा के स्थगित होने से पूर्व सैमुअल एडम्स के प्रांत के राज्यपाल हरी सिंचन से भेंट करने के लिए और ब्रिटिश सैनिकों को वापसी की मांग करने के लिए नियुक्त किया गया था। अनुरोध मान लिया गया। सैनिकों को बोस्टन से हटा दिया गया, लेकिन बात समाप्त नहीं हुई। इससे पहले स्थिति पैदा कर दी गई थी जो हटा दिया गया, लेकिन बात सभ्यता की पूरी प्रवृत्ति को बदलने के कारण बनी। क्या यह अजीब बात नहीं है कि किस प्रकार अमेरिकी क्रांति और विश्व युद्ध जैसे महान परिवर्तन अक्सर उन परिस्थितियों से शुरू होते हैं जो महत्वहीन लगती है। ये देखना भी दिलचस्प है कि ये महत्वपूर्ण परिवर्तन आमतौर पर लोगों के एक अपेक्षाकृत छोटे समूह के दिमाग में एक निश्चित निर्णय के रूप में शुरू होते हैं। हम में से कुछ और हमारे देश के इतिहास में इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्हें यह एहसास है कि जॉन हैंकॉक, सैमुअल एडम्स और रिचर्ड हेनरी असली पिता थे हमारे देश के। हेनरी ली इस कहानी में एक महत्वपूर्ण कारक इस कारण से बने क्योंकि उन्होंने और सैमुअल एडम्स ने अपने प्रांतों के लोगों के कल्याण के विषय में स्वतंत्रता के रूप में अपने भय और अपनी आशाओं को बढ़ते हुए अक्सर संपर्क बनाए। और इस अभ्यास से एडम्सन को एक विचार सूझा कि 13 कॉलोनियों के बीच में एक पारस्परिक पत्र विनिमय उसकी समस्याओं का समाधान के संबंध में उपेक्षित प्रयास का समन्वय लाने में मदद कर सकता है। बोस्टन में सैनिकों के साथ संघर्ष के 2 साल बाद एडम्सन ने प्रस्ताव के रूप में यह विचार सभा में रखा कि ब्रिटिश अमेरिका की कॉलोनियों की भलाई के लिए मैत्रीपूर्ण सहयोग के उद्देश्य से प्रत्येक कॉलोनी में निश्चित रूप से नियुक्त संवाददाताओं अपनी कॉलोनियों के बीच में एक पत्रकार समिति स्थापित की जाए। इस घटना की अच्छी तरीके से लिख लें और ये आपको और मुझे निर्धारित स्वतंत्रता देने वाले व्यापक शक्ति के संगठन की शुरुआत थी। मास्टरमाइंड से पहले ही आयोजन कर लिया गया था। इसमें एडम्सन, ली और हैंकॉक शामिल थे। आगे मैं तुम्हें बताता हूँ। यदि आप दोनों में से जो भी पूछते हैं उससे संबंधित ज्ञान में धरातल पर सहमत होंगे तो मेरे पिता की तरफ से आएगा जो कि स्वर्ग में है। समाचार पत्राचार की समिति का आयोजन किया गया। ध्यान से देखें, इस कदम ने सभी कॉलोनियों से पुरुषों को जोड़कर मास्टर दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया। ध्यान दें कि इस प्रक्रिया ने असंतुष्ट उपनिवेशियों की पहली संगठित योजना गठित की थी। संघ में शक्ति है। कॉलोनियों में नागरिक बोस्टन जैसे दंगों के माध्यम से ब्रिटिश सैनिक के खिलाफ बेहतरीन युद्ध शुरू कर रहे थे, लेकिन फायदों का कुछ भी पूरा नहीं हो पा रहा था। उनकी व्यक्तिगत शिकायतों का एक मास्टरमाइंड की तहत मिल नहीं पाई थी। अमेरिका के अंग्रेजों के साथ हमेशा के लिए अपनी मुश्किलें व्यवस्थित करने के लिए व्यक्तियों के किसी समूह ने एक निश्चित निर्णय में एक साथ अपने दिल, दिमाग, आत्मा और शरीर तक को नहीं रखे थे जब तक कि एडम्सन, हैंकॉक और ली एक साथ नहीं आए। इस बीच ब्रिटिश बेकार नहीं बैठे थे। वे भी धन संगठित सेना के लाभ में अपनी जिम्मेदारी पर मास्टरमाइंड और कुछ योजना बना रहे थे। क्राउन ने हचिसन के स्थान पर गैज का समाजन के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया और नए राज्यपाल में पहले कार्यों में से एक था। डर के द्वारा अपने विपक्ष को रोकने के प्रयास के उद्देश्य से सैमुअल एडिसन को बुलाने के लिए एक दूत भेजना। हम कर्नल फैंटन और एडिसन के बीच में हुई बातचीत प्रस्तुत करने पर
करके कि क्या हुआ था की भावना में सबसे अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। कॉन्फेम्पटन, श्रीमान एंडरसन, मुझे राज्यपाल गेट द्वारा आपको आश्वस्त करने के लिए अधिकृत किया गया है कि राज्यपाल को ऐसी शक्ति प्रदान की गई है ताकि आपको इस तरीके के फायदे पहुंचाए जाए जो आपके लिए बहुत ही संतोषजनक होंगे। रिश्वत का वायदा करके एडिसन को जीतने का प्रयास, लेकिन इस शर्त पर कि आप सरकार के फैसले से अपना विरोध बंद कर दें। आपके लिए ये राज्यपाल की सलाह है महोदय, आगे से महामहिम की नाराजगी अपने ऊपर ना ले। आपका आचरण इस तरीका का है जो आपको हेनरी अस्टन के दंड के लिए जिम्मेदार बनाता है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को इंग्लैंड भेजकर उस पर देशद्रोह या जानबूझकर निर्धारित देशद्रोह करने का मुकदमा चलाया जा सकता है। ये एक प्रांत के राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया गया था, लेकिन अपने राजनीतिक मार्ग को बदलकर आप न केवल अपने महान व्यक्तित्व का लाभ उठा पाएंगे, बल्कि आप क्षमा मांगकर राजा के साथ झगड़ा भी समाप्त कर सकते हैं। सैमुअल एडमंसन के पास दो फैसलों का विकल्प था। वे अपना विरोध बंद कर सकते थे और व्यक्तिगत रिश्वत प्राप्त कर सकता था। वे जारी भी रख सकता था और फांसी पर लटकने का खतरा भी उठा सकता था। अब इस पर साफ साफ समय आ गया था जब एडिसन को तुरंत ऐसे निर्णय पर पहुंचने के लिए मजबूर किया गया जो उनकी जान ले सकता था। ज़्यादातर लोगों को ऐसे निर्णय पर पहुंचना मुश्किल लगा होगा। बहुमत ने एक टालने वाला उत्तर वापस भेजा, लेकिन एडिसन से नहीं। उन्होंने कार्गन को फेंटन के वचन के लिए राज्यपाल को जवाब बिल्कुल वैसे ही देगा जैसा कि एडिसन ने उनसे कहा था। एडिसन का जवाब है, तो फिर तुम राज्यपाल गेज को बता सकते हो कि मुझे विश्वास है मैंने बहुत समय पहले ही राजा की सलाह से बात कर ली है। कोई व्यक्तिगत कारण मुझे अपने देश के लिए न्याय संगत कार्य का परित्याग करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। और राज्यपाल गेज से कहना कि उन्हें सैमुअल एडिसन की सलाह है अब और उत्तेजित लोगों की भावनाओं का अपमान न करें। इस आदमी के चरित्र से संबंधित टिप्पणी करना अवश्य ही लगता है। वे उन सभी को स्पष्ट किया जाना चाहिए जिन्होंने इस अद्भुत संदेश को पढ़ा और इसे भेजने वाले के पास सर्वोच्च क्रम की वफादारी है। ये महत्वपूर्ण है। और जब राज्यपाल ने एडिसन को तीखा जवाब प्राप्त किया तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और घोषणा पत्र जारी किया जिसने भी ये लिखा है, मैं यहाँ महामहिम के नाम से उन सभी लोगों को अपने सालीम क्षमा करने का प्रस्ताव रखता हूँ और वचन देता हूँ कि जो झट से अपने हथियार डाल देंगे और शांति प्रिय विश्व के कर्तव्यों को लौट आएंगे, सिवाय इस तरह के माफ़ी के लाभ और सैमुअल एडिसन के जॉन हैंकॉक को वंचित रखकर, जिसने अपराध इतने देशद्रोही प्रवृत्ति के हैं, उचित दंड के अलावा कोई अन्य विचार की गुंजाइश ही नहीं है। जैसा कि आप आधुनिक खास बोली से कह सकते हैं कि एडिसन और हैंकॉक संकट में हैं और आ चुके थे। कुक राज्यपाल ने दोनों लोगों को एक और निर्णय तक पहुंचने पर मजबूर कर दिया, जो कि इतना ही खतरनाक था। जिन्होंने आनंद फानंद में अपने कट्टर अनुयायी को एक गुप्त बैठक बुलाई। बैठक को शांत करने के बाद एडिसन ने दरवाजे बंद कर उसकी चाबी अपने जेब में रख ली और सभी उपस्थित लोगों को सूचित किया कि यह जरूरी था कि उपनिवेश का एक कांग्रेस का आयोजन किया जाए और कोई भी आदमी कमरे को तब तक न छोड़े जब तक कि ऐसी कांग्रेस के लिए किसी निर्णय पर ना पहुंच जाए। बहुत उत्साहित वाला माहौल था। कुछ लोगों ने इस तरह के सुधारवाद के संभावित परिणामों को तोड़ा। कुछ लोगों ने ताज को चुनौती देने के लिए इतने निश्चित निर्णय पर पहुंचने की बुद्धिमानी और चिंताजनक शंका व्यक्त की। उस कमरे में बंद दो लोग थे, डर से प्रतिरक्षित और सफलता की संभावना के प्रति अंधे, हैंकॉक और एडमंसन। उनके दिमाग की प्रवाह से दूसरे लोगों को प्रेरित किया और 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में आयोजित किए जाने वाली पहली महाद्वीपीय कांग्रेस की एक बैठक को व्यवस्था पत्राचार समिति के माध्यम से की जानी चाहिए। स्थिति को याद रखें, ये 4 जुलाई 1776 की तुलना से अधिक महत्वपूर्ण है। ये महाद्वीपीय कांग्रेस को रखने का कोई निर्णय नहीं होता तो स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में कोई हस्ताक्षर नहीं हो सकता था। नई कांग्रेस की पहली बैठक से पहले देश के एक अलग खंड में एक नेता ब्रिटिश अमेरिका और अधिकारों का दृश्य प्रकाशित करने से तीव्र वेदना की गहराई में थे। वह वर्जीनिया प्रांत का थॉमस जेफरसन था। उनका रिश्ता लॉर्ड डनमोर के साथ उतना ही तनावपूर्ण था जितना हैंकॉक और एडिसन का अपने राज्यपाल के साथ।
विशेषाधिकार के बारे में उनका प्रसिद्ध सारांश प्रकाशित किए जाने के कुछ ही समय बाद जेफरसन को सूचित किया गया कि वह महामहिम की सरकार के खिलाफ देशद्रोह के लिए अभियोजित पक्ष का अधीन था। इस धमकी से प्रेरित होकर जेफरसन के सहयोगियों में से एक पैट्रिक हेनरी ने साहसपूर्वक अपने दिल की बात कही और एक वाक्य के साथ अपनी टिप्पणी का समापन किया, जो हमेशा के लिए एक क्लासिक रहेगा। यदि वह देशद्रोह है तो इसे बेहतर बनाओ। इस प्रकार लोगों को जो बिना शक्ति, बिना अधिकार, बिना सैन्य शक्ति, बिना पैसे की कॉलोनियों के भाग के गंभीर विचार में बैठे थे, पहली महाद्वीपीय कांग्रेस के उद्घाटन के अवसर पर शुरुआत करके 2 साल अंतराल के साथ ही रखते हुए अब तक 7 जून 1976 को रिचर्ड हेनरी ली उठे और अध्यक्ष को संबोधित किया और विधानसभा के सामने ये प्रस्ताव रखा। सज्जनों, मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ कि ये संयुक्त कॉलोनियाँ मुक्त और स्वतंत्र राय होनी चाहिए। ये ब्रिटिश कानून के लिए सभी निष्ठाओं से नियुक्त हो और ग्रेट के ब्रिटिश के राज्य के बीच में राजनीतिक कनेक्शन के पूरी तरीके से भंग किए जाने चाहिए। ली के चौंकाने वाले प्रस्ताव को उत्साह में चर्चा की गई और इतनी देरी तक उनके धैर्य खोना शुरू कर दिया। अंत में तर्क के कई दिनों के बाद वह फिर से समकक्ष में आए और एक स्पष्ट दृढ़ आवाज से घोषणा किया, श्रीमान अध्यक्ष, हमने इस दिन एक मुद्दे पर चर्चा की है। हमारे पास पालन करने के लिए केवल यही मार्ग है। तो सर, हम अब ज़्यादा देर क्यों कर रहे हैं? अब भी विचार विमर्श क्यों करना? इस खुशी के दिन को अमेरिकी गणराज्य को जन्म देने के लिए और उसे उठने दे, विनाश और जीत के लिए नहीं, बल्कि शांति और कानून के राज्य की पुनर्स्थापना के लिए। यूरोप की आंखें हम पर जमी हैं और हमें आज़ादी के लिए एक जीवंत उदाहरण की मांग करती है, जो हमेशा नागरिकों के परम सुख और हमेशा बढ़ते अन्याय को फर्क दिखा सकती है। उनके प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही ली और गंभीर पारिवारिक बीमारी के कारण वापस वर्जीनिया बुला लिया गया था, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने दोस्त थॉमस जेफरसन के हाथों में अपना अभियान रखा, जिसने अनुकूल कार्रवाई न होने तक लड़ते रहने का वचन दिया। उसके बाद शीघ्र ही वे कांग्रेस के अध्यक्ष ने स्वतंत्रता की घोषणा को आकर्षित करने के लिए जेफरसन को एक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। एक दस्तावेज जो कि लंबे और कठिन श्रम समिति, जिसका मतलब होगा कि जब कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है कि हर आदमी जिसने इस पर हस्ताक्षर किए हैं अपनी खुद की मौत के वारंट पर हस्ताक्षर किया हो सकता है, ग्रेट ब्रिटेन के साथ लड़ाई के उपनिवेशों को खो जाना चाहिए। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया गया था। दस्तावेज तैयार किया गया और 28 जून को कांग्रेस के सामने मूल मसौदा पढ़ा गया। कई दिनों तक इस पर चर्चा की गई, बदलाव किया गया और तैयार किया गया था। 4 जुलाई 1776 को थॉमस जेफरसन सभा के सामने खड़ा था और निडर होकर सभी कागज पर हाथ रखा और जो कि महत्वपूर्ण फैसला पड़ा। जब मानवीय घटनाओं के क्रम में जनता के राजनीतिक आज़ादी घोषित होना तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, आवश्यक हो जाता है कि धरती पर शक्तियों के बीच में कल्पना के लिए अलग और समान ठिकाने के जितने के लिए प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक के लिए भगवान जिन्हें वे समर्थ मानते हैं, मानव जाति के राय के प्रति एक सभ्य समाज के लिए आवश्यक है कि वह कारणों की घोषणा करे जो उन्हें अलग करने के लिए प्रेरित करता है। जेफरसन ने पढ़ना समाप्त कर देने के लिए दस्तावेज पर मतदान किया और स्वीकार किए जाने और 56 लोगों के द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर हर किसी ने अपने खुद के जीवन को, अपने फैसले को अपना नाम लिखने के लिए पेश किया। उन निर्णय के वास्तविक आने पर एक राष्ट्र के लिए, हमेशा के लिए, मानव जाति के लिए निर्णय लेने का अधिकार लाना नियत कर दिया गया था। आस्था की एक ऐसी भावना में किए गए फैसले और केवल इसी तरह के निर्णय जनता अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को हल कर सकती है और खुद के लिए भौतिक आध्यात्मिक संपत्ति की उच्च संपदा जीत सकती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। उन घटनाओं का विश्लेषण कीजिए जो स्वतंत्रता की घोषणा तक पहुंचने में विकसित हो जाती है और आश्वस्त हो जाइए कि देश के और अब दुनिया के सभी देशों के बीच में सम्मान और सत्ता की एक प्रभावशाली स्थिति रखता है। 56 लोगों को मिलाकर बने एक मास्टरमाइंड समूह के द्वारा एक नए निर्णय के पैदा हुआ, जिससे एक तथ्य में अच्छी तरीके से ध्यान दे और इसका निर्णय ही था जिसमें वाशिंगटन के सेनाओं की सफलता सुनिश्चित की गई, क्योंकि उस निर्णय की भावना हर एक सैनिक के दिल में थी जो उनके साथ लड़ाई कर रहा था और एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में सेवा कर रहा था जो विफलता जैसी किसी भी चीज़ को नहीं पहचानता था।
यह भी ध्यान रखें कि वह शक्ति जिससे इस देश को इस आज़ादी को दिलाई है वह स्व है। यह वह शक्ति है जिसे हर उस व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो स्वयं को निर्धारित बन सकता है। यह शक्ति उस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों से बनी है जो स्वतंत्रता की घोषणा की कहानी में इस सिद्धांतों में से कम 6 का पता लगाना आवश्यक हो जाता है। इसमें इच्छा, निर्णय, विश्वास, दृढ़ता, मास्टरमाइंड और संगठित योजनाबद्धता। इस पूरे दर्शन में ये सुझाव मिलेगा कि मजबूत इच्छा के द्वारा समर्थित विचारों में खुद को अपने भौतिक समतुल्य में परिगत करने की प्रवृत्ति होती है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस सुझाव के साथ छेड़छाड़ करने में इस कार्य में छोड़ देता हूँ कि एक व्यक्ति को इस कहानी में और संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्पात नियम के संगठन की कहानी में उन स्थिति को एक ही सही निर्णय मिल सकता है जिसके द्वारा विचार एक अद्भुत प्रवृत्ति निर्णय करता है। उन विधि के रहस्य को अपनी खोज में एक चमत्कार की तलाश मत कीजिए क्योंकि आपको ये नहीं मिलेगा। आपको मात्र प्रकृति के अनंत कानून ही मिलेंगे। ये कानून हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसे विश्वास है, जिनके पास उन्हें इस्तेमाल करने का साहस है। उन्हें एक राष्ट्र की आज़ादी लाने और धन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। कोई शुल्क उन्हें समझने, उचित बनाने के लिए आवश्यक समय नहीं बचाता। जो लोग तुरंत निश्चित रूप से फैसले तक पहुंचते हैं वे क्या चाहते हैं उसे जानते हैं, आमतौर पर उसे प्राप्त करते हैं। जीवन के हर चरण में नेता शीघ्रता से और निर्णय दृढ़ता के साथ निर्णय बनाता है। यही प्रमुख कारण है कि वह नेता है। दुनिया में और आदमी के लिए जगह बनाने की आदत है। जिसके शब्द और कार्य दिखते हैं वह जानता है कि वह कहाँ जा रहा है। यह निर्णय एक आदत है जो आम तौर पर युवावस्था से शुरू होती है। जैसे जैसे युवा उद्देश्य की निश्चितता के बिना स्कूल की कक्षाओं से हाई स्कूल यहाँ तक कि कॉलेज से होकर गुजरता है, यह आदत स्थायित्व ग्रहण करती जाती है। सभी शिक्षा प्रणालियों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह निश्चित निर्णय की आदत को नहीं सिखाती और न ही उसे प्रोत्साहित करती है। ये फायदेमंद होगा कि यदि कोई भी कॉलेज किसी भी छात्र को नामांकन की अनुमति तक न दे तब तक कि छात्र को मैट्रिकुलेशन में अपना प्रमुख उद्देश्य की घोषणा न कर दिया गया हो। यह भी अधिक लाभप्रद होगा। यदि हर छात्र को वर्गीकृत स्कूल में प्रवेश करता है तो निर्णय की आदत में प्रशिक्षण स्वीकार करने और अगले वर्ग में आगे बढ़ने की अनुमति दिए जाने से पहले इस विषय पर एक संतोषजनक परीक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर किया जाता हो। हमारे स्कूल प्रणाली की कमियों के कारण अधिग्रहित की गई निर्णय की आदत छात्र के साथ उसके चुने हुए पैसों से भी चली जाती है। यदि वास्तव में वह अपना पैसा चुनता है, आमतौर पर वह भी अभी स्कूल से बाहर निकले युवा पर कोई भी काम करना चाहता है जो कि उसे प्राप्त हो सकता है और उसे किया जा सकता है, उसे जो वो पहली जगह से मिलती है वह ले सकता है। क्योंकि यह निर्णय की आदत पड़ गई है। मजदूरी के लिए काम करते रहें। हर 100 लोगों ने 98 आज भी उसी पद पर मौजूद हैं। इसीलिए है क्योंकि उनमें एक निश्चित पद की योजना के लिए निर्णय का निश्चितता और नियोजित निर्णय का ज्ञान का अभाव है। निर्णय की निश्चितता के लिए हमेशा साहस, कभी कभी बहुत अधिक साहस की आवश्यकता होती है। आज़ादी की घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले 56 लोगों ने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के निर्णय पर अपना जीवन दांव पर लगा दिया और उस दस्तावेज पर जो भी व्यक्ति थे उन्होंने विशेष काम पाने के लिए एक निश्चित निर्णय पर पहुंचता है और अपने जीवन की मांगी हुई उस कीमत को उन्हें भुगतना पड़ता है। वे अपना जीवन उस निर्णय पर दांव में नहीं लगाते हैं, वे अपनी आर्थिक स्वतंत्रता पर दांव पे लगाते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता अवांछनीय व्यापार और पेशेवर पद पर उस व्यक्ति की पहुंच के भीतर नहीं होते जिसने इन चीज़ों की उम्मीद, योजना और मांग करने का नजरअंदाज या फिर मना कर दिया हो। जो व्यक्ति अपनी भावना से धन की इच्छा रखता है, जिससे सैमुअल एल्सन उपनिवेशों के लिए स्वतंत्रता की इच्छा करता है, उसका धन जमा करने के
निश्चित है। संगठित योजना पर अध्याय में आपको व्यक्तिगत सेवाओं के हर प्रकार के विपणन के लिए पूरा निर्देश मिल जाएगा। आपको अपनी पसंद के नियोक्ता और अपनी इच्छा के विशेष काम करने के लिए उसे चयन करने की जानकारी भी मिल जाएगी। इन निर्देशों को आप अपने कोई भी मूल्य नहीं है तब तक कि आप निश्चित रूप से कार्यवाही कहेगा एक योजना के रूप में व्यवस्थित नहीं कर लेते। दोस्तों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।